सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग आप लोगों का जो बाल विकास विषय है इसके अंतर्गत जो लेसन नंबर 2 है वो है विभिन्न अवस्थाओं में विकास, डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस के अंतर्गत सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम सभी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। जो आपका सेकंड चैप्टर है इसके अंतर्गत जितने भी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सबको कंप्लीटली यहाँ पर हम करवा देने वाले हैं। तो अच्छे से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और जहाँ कहीं भी आपको कोई भी समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आसानी से आप सभी विषयों के प्लेलिस्ट में जा करके सभी विषयों के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखिए अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन का है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 है। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 से पहले लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, अगर समय बचता है तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन को भी हम कंप्लीटली करवा देंगे आप लोगों के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शारीरिक विकास की 2 विशेषताएं लिखिए। दोस्तों, शारीरिक विकास की 2 विशेषताएं क्या हैं ये हम देख लेते हैं। दोस्तों, जो शरीर का विकास होता है किसी भी व्यक्ति के, जब वो जन्म लेता है तो बहुत छोटा होता है। तो आप सभी लोगों को पता है, नॉर्मल सी चीज है कि व्यक्ति धीरे धीरे बड़ा होता है और एक निश्चित अवधि तक उसका विकास रुक जाता है। उसकी विकास तो नहीं दोस्तों, एक निश्चित अवधि तक उसकी वृद्धि रुक जाती है। चाहे लड़की हो या लड़का हो, एक निश्चित एज पर जाकर के उनकी वृद्धि रुक जाती है। लेकिन जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन जो वृद्धि है, शारीरिक वृद्धि है, वो एक निश्चित समय में जाकर के रुक जाती है। तो इस तरीके से जो शारीरिक विकास होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका एक निश्चित क्रम होता है। यानी कि शारीरिक विकास का एक निश्चित क्रम होता है और शारीरिक विकास की गति विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है। जब बालक शैशवावस्था में होता है तो बहुत छोटा होता है, फिर बालक बाल्यावस्था में आता है तो थोड़ा और हाइट बढ़ती है, और फिर किशोरावस्था में आता है तो फिर और हाइट लंबी होती है। तो इस तरीके से कई स्टेजेस होती हैं शारीरिक विकास की। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, संवेगात्मक विकास का शाब्दिक अर्थ बताइए। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे से समझाया था पिछले वीडियो में कि जो संवेगात्मक विकास होता है वो क्या होता है। संवेग होते क्या, हमारे इमोशंस होते हैं। कभी हम बहुत खुश होते हैं, ये इमोशन ही तो है। कभी हम बहुत दुखी होते हैं, रोने लगते हैं। कभी हम बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कभी हमें किसी पर बहुत गुस्सा आने लगता है, क्रोध आने लगता है। तो ये सभी चीजें ये तो मनुष्य का हैबिट है। यानी कि अगर हम इंसान है तो ये सभी चीजें, ये इमोशंस हमारे अंदर निश्चित रूप से होते हैं, सभी के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो संवेग है, इसका यहाँ पर देखिए ये किस शब्द से बना हुआ है और इसका अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ यहाँ पर बताना है, इसलिए आपको ध्यान देना है। संवेग शब्द अंग्रेजी के इमोशन से बना है। इमोशन लैटिन भाषा के इमोवेयर से बना है, जिसका अर्थ है टू एक्साइट, टू लीड एंड टू मूव। इमोशन शब्द 2 शब्दों ई तथा मोशन से मिलकर बना है, जिसमें ई का अर्थ है अंदर से तथा मोशन का अर्थ है गति देना, अर्थात आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना। अब जैसे आप दुखी हो तो चेहरे पर आपके दिख जाता है कि हाँ आप दुखी हो, आप खुश हो तो भी आपके चेहरे पर दिख जाता है। तो जो आपके अंदर के भाव होते हैं वो आपके फेस से या फिर आप एक्सप्रेस कर देते हो, बता देते हो, तो इस तरीके से पता चल जाता है। तो यही चीजें होती हैं इमोशन या संवेग। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, संवेग से आप क्या समझते हैं। जरसील्ड के अनुसार संवेग शब्द आवेश में आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। तो ये जरसील्ड के शब्दों में बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 40 है, संवेगों की 2 विशेषताएं लिखिए। संवेगों की 2 विशेषताएं क्या है। संवेग सार्वभौमिक होते हैं, संवेग अनायास या आकस्मिक उत्पन्न हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो इमोशन होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक होने का मतलब क्या है, इस विश्व में जितने भी प्राणी हैं सभी के अंदर इमोशन होते हैं, सभी को खुशी मिलती है कहीं ना कभी इंसान दुखी भी होता है, कभी कभी आश्चर्यचकित भी होता है, कभी कभी किसी पर गुस्सा भी आता है, क्रोधित भी होता है। तो ये सभी चीजें नॉर्मल होती हैं, सभी व्यक्तियों के साथ होती हैं। अब यहाँ पर देखिए संवेग अनायास या आकस्मिक उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि अनायास ही आपको आप कुछ अच्छा नहीं लग रहा है या आप बहुत खुश हो जाते हो किसी बात पर, या आकस्मिक ही ये सब चीजें होती हैं। तो यहाँ पर देखिए इसीलिए लिखा है जो संवेग होते हैं वो अनायास या आकस्मिक ही उत्पन्न हो जाते हैं। भाषा क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भाषा क्या है इसलिए देखते हैं। भाषा भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। मानव अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करता है। अब देखिए अगर इसको आपको अपने शब्दों में लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं कि हम जिसके द्वारा अपने भावों का आदान प्रदान
कर पाते हैं या कर सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। यानी कि मानव अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे हम भाषा कहते हैं। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में। अब स्टॉट के अनुसार व्यापक अर्थों में भाषा का आशय निसंदेह ऐसे साधन से है जिसके द्वारा अर्थ एवं भाव का लोगों के बीच संप्रेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भाषा की एक परिभाषा दीजिए। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, बुद्धि की कोई एक परिभाषा दीजिए। बैचलर के अनुसार बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। तो ये बैचलर के शब्दों में है। दोस्तों, जो बुद्धि होती है ये एक अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है, अमूर्त चिंतन की क्षमता होती है। और बुद्धि जो होती है वो व्यक्ति की मानसिक वृद्धि से ही उसकी जो बुद्धि होती है वो डेवलप होती है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं एग्जाम में कि जो बुद्धि होती है ये व्यक्ति के मानसिक विकास से ही ये क्या होती है, ये और बढ़ती जाती है। और ये एक अमूर्त चिंतन की क्षमता होती है या अमूर्त चिंतन की योग्यता भी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, बुद्धि की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। बुद्धि की 4 विशेषताएं क्या है, चलिए देखते हैं। बुद्धि पर्यावरण से समायोजन की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, बुद्धि पूर्व अनुभवों से ज्ञान एवं पूर्व अर्जित ज्ञान से लाभ उठाने की योग्यता है, बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। तो आप सभी लोगों को अच्छे से पता है, आप किसी भी समस्या का समाधान तभी कर सकते हैं जब आपके पास सोचने विचारने की क्षमता हो, आप मानसिक रूप से मजबूत हो। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि अगर बुद्धि होती है, व्यक्ति के पास बुद्धि है, तभी वो अमूर्त चिंतन कर सकता है, अपने अनुभवों और ज्ञान के आधार पर वो नई चीज का सृजन कर सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा बुद्धि की 4 विशेषताएं क्या है या बुद्धि क्या है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है क्या कहलाती है। तो दोस्तों, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है वो होती है दृढ़ इच्छा शक्ति। इसके अलावा आप यहाँ पर अभिप्रेरणा भी लिख सकते हैं। अभिप्रेरणा भी बहुत जरूरी होती है किसी कार्य को शुरू करने, उसको जारी रखने और उसको नियमित करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दृढ़ इच्छा शक्ति दी है, इसलिए आप लोग एग्जाम में दृढ़ इच्छा शक्ति को ही प्रेफरेंस दीजिएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसके बाद मैं बताने जा रही हूँ, इसीलिए पहले ही मैं आपको बता दे रही हूँ और इसको बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझा देती हूँ, आसानी से आप समझ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, E.H. थार्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। तो दोस्तों, थार्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। अब 3 प्रकार क्या हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर कि सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे बहुत ही इजी वे में। दोस्तों, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। मूर्त और अमूर्त आपको याद रहेगा, आपको सामाजिक भी याद रखना है। अब कैसे याद रहेगा, देखिए सबसे पहले समझिए आपकी सामाजिक बुद्धि क्या होती है। दोस्तों, जो सामाजिक बुद्धि होती है इससे तात्पर्य होता है वैसी मानसिक क्षमता जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझता है, वह व्यवहार कुशलता दिखा पाता है। ऐसे लोगों का सामाजिक संबंध बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, वह समाज में इनकी बहुत ही इज्जत होती है। जैसे कि शिक्षक हुआ, शिक्षक क्या होता है, सामाजिक बुद्धि रखता है, क्योंकि उसे केवल और केवल बच्चों को नहीं पढ़ाना है, उसके माता पिता को भी समझाना है और समाज में भी एक अच्छा संदेश देना है। तो जो शिक्षक की बुद्धि होती है, टीचर की बुद्धि होती है, वो कैसी होती है, सामाजिक बुद्धि होती है। इसके अंतर्गत नेता भी आते हैं। ठीक है, तो जो लीडर होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे से अपने श्रोताओं को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, कोशिश करते हैं अपनी पार्टी की बहुत बड़ाई करते हैं और वो हर तरीके से कोशिश करते हैं कि जो उनके समाज में जो उनकी छवि है वो अच्छी बनी रहे और ताकि अधिक से अधिक लोग उनको और उनकी पार्टी को सहयोग करें और लगातार उनकी जो छवि है वो अच्छी बनी रहे। किसी भी नेता को आप वोट कब दोगे, जब वो नेता आपको अच्छा लगेगा। अच्छा कब लगेगा, जब वो लोगों की समस्याओं को भी सुनेगा और लोगों के बीच सोशल एक्टिविटी में भी वो भाग लेगा। तो इस तरीके से जो सामाजिक बुद्धि होती है वो नेता की और शिक्षक की होती है, तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी सामाजिक बुद्धि होती है, ऐसा नहीं केवल हम टीचर ही कह सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर को भी इसमें हम ला सकते हैं। अब अमूर्त बुद्धि किसकी होती है, अमूर्त बुद्धि का मतलब है जिनके पास बहुत अधिक सोचने समझने की ज्यादा क्षमता होती है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी मानसिक क्षमता, जिनके सहारे वह व्यक्ति शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों व चिन्हों को आसानी से समझ पाता है, वह उनकी उचित व्याख्या कर पाता है। ऐसे व्यक्ति
जिनमें अमूर्त बुद्धि अधिक होती है वो सफल कलाकार, पेंटर व गणितज्ञ होते हैं। दोस्तों, अमूर्त बुद्धि ऐसे लोगों की होती है जो अमूर्त चिंतन की क्षमता रखते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जैसे इसमें मेल नहीं आते हैं कलाकार आते हैं, पेंटर आते हैं, गणितज्ञ आते हैं, वैज्ञानिक भी आते हैं। अमूर्त बुद्धि किसकी होती है? कंक्रीट इंटेलिजेंस। कंक्रीट इंटेलिजेंस के अंतर्गत दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो ठोस वस्तुओं के महत्व को समझते हैं, ठीक है, और उनका ठीक प्रकार से वो उपयोग भी कर पाते हैं विभिन्न परिस्थितियों में, तो ऐसे व्यक्ति होते हैं मूर्त बुद्धि वाले। तो मूर्त बुद्धि वालों के अंतर्गत आप मैकेनिक को ले सकते हैं, जो लोग इस तरीके के काम करते हैं, यंत्रों का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सामाजिक अमूर्त और मूर्त बुद्धि में इनको बांट दिया गया है बुद्धि को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, बुद्धि परीक्षण की 2 सीमाएं लिखिए। दोस्तों, बुद्धि परीक्षण की 2 सीमाएं क्या देखिए? एक ही परीक्षण विभिन्न अवसरों पर अलग अलग फल देता है, अतः यह विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है। अनेक सावधानी के बाद भी ये जन्मजात योग्यता का मापन नहीं कर पाते हैं। यानी कि जो बुद्धि परीक्षण होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने मानकों पर बिल्कुल खरे नहीं उतर पाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज बताई गई है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के 4 उदाहरण दीजिए। दोस्तों, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों का मतलब है कि एक एक व्यक्ति का पर्टिकुलर आप एक एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं। जैसे समूह में मान लीजिए 10 लोग हैं, तो 10 लोगों में से आप एक एक व्यक्ति को बुला करके अच्छे से उसका बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है देखिए? विनय साइमन बुद्धि स्केल, स्टैनफोर्ड विनय स्केल, कोहज ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, भाटिया क्रियात्मक परीक्षण। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, बुद्धि परीक्षणों को सामान्य रूप से कितने वर्गों में विभाजित किया गया? दोस्तों, बुद्धि परीक्षण को सामान्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। यानी कि एक होता है व्यक्तिगत, जिसको मैंने भी आपको समझाया कि पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति का, और एक होता है सामूहिक। तो जो सामूहिक होता है इसमें बहुत सारे व्यक्तियों का एक साथ परीक्षण ले लिया जाता है। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 है, सामूहिक बुद्धि परीक्षणों के 4 उदाहरण दीजिए। दोस्तों, सामूहिक बुद्धि परीक्षणों के 4 एग्जाम्पल फिर आपको देखना। अभी आपने व्यक्तिगत देखा, अब सामूहिक देखिए। आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी सामान्य वर्गीकरण टेस्ट, डॉक्टर सोहन लाल बुद्धि परीक्षण, या फिर आर्मी बीटा परीक्षण। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, सृजनात्मकता की परिभाषा दीजिए। दोस्तों, सृजनात्मकता मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताई है कि सृजनात्मकता क्या होती है। सृजनात्मकता के अंतर्गत व्यक्ति नवीन विचारों की खोज करता है या कोई नवीन रचना करता है अपनी मानसिक योग्यता के द्वारा, अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा। तो अब क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या कहा गया? देखिए, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 52 है, सृजनात्मकता की एक विशेषता लिखिए। सृजनात्मकता की विशेषता क्या, चलिए देखते हैं। सृजनात्मकता व्यक्ति के पूर्व अनुभवों पर आधारित होती है। पूर्व अनुभव पर आधारित ज्ञान जितना सार्थक होता है, व्यक्ति में सृजनात्मकता उतनी ही अधिक पाई जाती है। अब देखिए, ये मैंने अभी आपको समझाया सृजनात्मकता से क्या आशय है, यही बोला है क्वेश्चन नंबर 53 में कि सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं। सृजनात्मकता अंग्रेजी के क्रिएटिविटी का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द का प्रयोग साधारणतः क्रियात्मकता, उत्पादन, रचनात्मकता आदि में होता है था। सृजनात्मकता का अर्थ है सृजन करना, उत्पन्न करना या आदि। अगर सरल भाषा में मैं आपको बताऊं तो सृजनात्मकता किसी भी व्यक्ति के मानसिक योग्यता और उसकी कल्पना शक्ति के आधार पर अगर वह कोई नई चीज बना लेता है, कोई नवीन वस्तु की रचना कर लेता है और नवीन विचारों को बताने लगता है व्यक्ति, तो ये होती है सृजनात्मकता। यानी कि व्यक्ति ने कुछ अच्छा किया, कोई नई खोज की, कोई नया विचार लाया व्यक्ति। ठीक है, तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? सृजनात्मकता के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, बच्चों के भाषा विकास में अवरोधक 2 कारण लिखिए। तो दोस्तों, बच्चों के भाषा के विकास में 2 अवरोधक कारण है, स्वास्थ्य और बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 55 है, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तो दोस्तों, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत दिया था इरिक्सन ने। ठीक है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं? तो अशिक्षित व्यक्ति बालकों की बुद्धि का मापन आर्मी बीटा परीक्षण से करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, गिलफर्ड ने बुद्धि के त्रि-आयाम सिद्धांत के अंतर्गत किन 3 विधाओं में मानसिक योग्यता को स्वीकृत किया है? तो दोस्तों, 3 विधाएं हैं, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 58 है, बालक की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है। तो दोस्तों, बालक की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है, वह मानसिक स्वास्थ्य
कहलाता है। अब दोस्तों इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में ढल सकता है, किसी भी परिस्थिति में वो समायोजित होने की क्षमता रखता है, वो सामर्थ्यवान होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य। पिछली वीडियो में मैंने आपसे यही पूछा था इस क्वेश्चन का आंसर, तो इसका आंसर आपको अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में मिल गया। तो आप इसका सही आंसर क्या होगा? कोई भी व्यक्ति अगर विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन की क्षमता रखता है, समर्थ होता है वो, तो वो कहलाती है उसकी मानसिक स्वास्थ्य या उसकी मानसिक योग्यता भी आप कह सकते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर ऑप्शन में मानसिक स्वास्थ्य दिया है तो सही ऑप्शन यही होगा। तो इस तरीके से आप इसका सही आंसर अब आप लोग को पता चल गया होगा, और अगर पता चल गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मुझे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? ये भी मैंने आपको बताया है। वॉटसन के अनुसार जन्म के समय शिशुओं के अंदर 3 संवेग होते हैं, भय, क्रोध और प्रेम या स्नेह। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया है, और बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था, समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन ने किया। याद रखिएगा 2018 में देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 61 है, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? सामान्य स्तर के बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 90 से 110 के बीच होती है। आप याद रखिएगा, क्योंकि सामान्य का ही मैक्सिमम बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसको आप याद रखिएगा, 90 से 110 के बीच सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 62 है, व्यक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में मुख्य अंतर क्या है? तो दोस्तों व्यक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में मुख्य अंतर क्या है? आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है कि व्यक्तिगत में केवल एक व्यक्ति का होता है। देखिए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में प्रशिक्षित एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में सामान्य योग्यता वाले लोगों का परीक्षण करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस तरीके से भी लिखते हैं कि व्यक्ति विशेष का होता है और समूह में बहुत सारे लोगों का एक साथ होता है, तो भी सही ही होगा, गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर जिस तरीके से दिया है इसको भी आप लर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चन थे अति लघु उत्तरीय कंप्लीट करवा दिया है। मैंने उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और दोस्तों अगर कहीं कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं आप लोगों के लिए, आप सभी को देख सकते हैं, चाहे वो राजन सीरीज के क्वेश्चन हो, पवन सीरीज के क्वेश्चन हो, पूरा सीरीज हमने कंप्लीटली पढ़ा दिया है। आपको कहीं कुछ कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, किताब उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आप खाली रोज हमारे वीडियोस ही देखते हैं तो भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी एग्जाम के लिए। तो आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जब भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो दोस्तों सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। लगातार आप लोग पूछते हैं कि मैम लाइव क्लास कब आती है, तो वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइए, और टेलीग्राम चैनल पर आप टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करके भी वहां से भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, जहां पर भी आपके कॉलेज का ग्रुप हो वहां जरूर शेयर कर दिया करिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके और ये परिवार और बड़ा हो सके। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। जय हिंद।